हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मियोसिस। इससे पहले लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम अपना डिस्कशन करेंगे मियोसिस के बारे में और हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मियोसिस के बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर होते हैं उसके जस्ट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ये मियोसाइट्स के अंदर होता है। मियोसाइट्स क्या होते हैं? मियोसाइट्स कोई भी ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर मियोसिस होती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जर्म सेल से। जर्म सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? गैमेट फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल्स। तो मियोसिस जो होती है वो मियोसाइट्स के अंदर होती है और मियोसाइट्स का एग्जाम्पल हो सकता है गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि मियोसिस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर। इसमें हम सबसे पहले अभी देखेंगे मियोसिस 1 के बारे में। तो मियोसिस 1 में हम देखते हैं प्रोफेज 1। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्टेज मानी जाती है, क्योंकि मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस प्रोफेज 1 में ही होती हैं। यानी कि प्रोफेज 1 की खुद की 5 स्टेजेस होती हैं आगे जाके, जिनमें प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। तो इसकी हम सारी 5 स्टेजेस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मियोसिस 1 कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोफेज 1 के स्टेजेस पे और हम डिस्कस करते हैं लेप्टोटीन के बारे में। तो लेप्टोटीन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। इसको बुकेट स्टेज क्यों बोला जाता है? बुके का मतलब क्या हो सकता है? फूलों के गुलदस्ते को हम बुके कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा लेप्टोटीन में, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होने के बाद में वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्रोमोसोम जो होंगे वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो ऐसा दिखाई देते हैं कि वो बुके फॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए स्टेज को हम क्या कहते हैं? बुके स्टेज। तो इस स्टेज के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुए? सबसे पहला कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसने अपने आप को कंडेंस कर लिया और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस स्टेज को हम बुके स्टेज कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? सबसे पहला ये है कि यहाँ पे होमोलोगस पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। होमोलोगस पेयर बनने का मतलब क्या होता है? जो भी ऐसे क्रोमोसोम हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो दोनों ये क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, जो लोकस होता है जीन का वो भी बिल्कुल सेम है। ऐसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं और होमोलोगस पेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो एक दूसरे के पास आए हैं ये एक दूसरे से दूर ना जा सकें, इसीलिए यहाँ पे एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस साइनैप्टोनीमल का कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए हैं वो एक दूसरे से दूर ना हो। ये जो यहाँ ग्रे पोर्शन से दिखा रखा है ये साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। इसका नेचर क्या होता है? ये प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो जाइगोटीन में हमने क्या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे? सबसे पहले यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वो पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद वो पेयर से टूट के अलग ना हो जाएं, इसीलिए उनको साथ जोड़ने के लिए साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है। इससे हमारा जाइगोटीन पूरा होता है। फिर हम आते हैं पैकेटीन में। पैकेटीन में हम देखेंगे हमारे पास क्या होगा। पैकेटीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है ओवरलैप होना। यानी कि हमने अपनी पिछली स्टेज में देखा जाइगोटीन में कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ गए थे, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने उनको जोड़ दिया था। अब वो इतने ज़्यादा पास आ गए हैं कि इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें याद रखना है कि जो ओवरलैपिंग होती है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओवरलैपिंग है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या हुआ? देखो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के बीच में हो रही है।
ये वाला क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का है और ये क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का है, यानी कि दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो नॉन सिस्टर हैं और वो होमोलोगस क्रोमोसोम के हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, यानी कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं। इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे ये ओवरलैप कर जाएंगे तो एक यहाँ फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर जाएगा एक दूसरे से। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई थी, ओवरलैपिंग होने के बाद में अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो और ज़्यादा एक दूसरे के पास आ गए हैं। इस वजह से क्या होगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर पाएंगे और जिस एरिया में ये रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, ये वाला पॉइंट जो है इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो हमने पैकेटीन में क्या क्या चीज़ें देखी, पहले हम यहाँ लिखते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हाँ, तो हमने पैकेटीन में क्या क्या चीज़ें होती हुई देखी। पैकेटीन में सबसे पहले होता है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि उन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जेनेटिक मटीरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। और ये होगा कहाँ पे, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं डिप्लोटीन पे। अब डिप्लोटीन में हम देखेंगे क्या होगा। डिप्लोटीन में सबसे पहली चीज़ जो होती है और इम्पॉर्टेंट है वो है साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज तो हो चुका है। अब हमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट अभी भी ऐसा रहेगा जहाँ पे साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत रहेगा, या आप ये कह सकते हो जहाँ पे अभी भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को यहाँ बोला जाता है काइज़मेटा। तो डिप्लोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उस छोटे से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं काइज़मेटा। ये डिप्लोटीन के बारे में हुआ। अब हम आते हैं डाइकाइनेसिस पे। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस का जो मेन फीचर है जिसके वजह से डाइकाइनेसिस को जाना जाता है वो ये है कि यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा काइज़मेटा का, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, यानी कि यहाँ पे अब वो जो छोटा सा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, अब वो छोटा सा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी टर्मिनलाइज हो जाएगा, वो बिल्कुल हट जाएगा। यहाँ आके प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है, और क्योंकि प्रोफेज कंप्लीट हुआ है तो डाइकाइनेसिस में ही आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर हो जाएगी, उसके साथ साथ में जो न्यूक्लियोलस है और जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। तो प्रोफेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब प्रोफेज 1 के बाद हम कहाँ पे आएंगे, प्रोफेज 1 के बाद आएंगे हम मेटाफेज पे। तो मेटाफेज में हम देखते हैं क्या होता है। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो ये सारे फेजेस से अभी होकर आए हैं, ये अपने आप को एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज कर लेते हैं, यानी कि ये सब क्या करेंगे, अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा ये माइटोसिस जैसा लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने माइटोसिस में भी यही सब चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ ही क्या करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। अच्छा, माइटोसिस में जो मेटाफेज था और मियोसिस के मेटाफेज 1 में क्या डिफरेंस है। देखो, जब हम माइटोसिस में मेटाफेज की बात कर रहे थे वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर हमारे पास एक क्रोमोसोम था, उससे 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे। लेकिन अगर हम मेटाफेज 1 में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और उससे 2 स्पिंडल फाइबर अलग अलग अटैच्ड हैं। ठीक, तो मेटाफेज 1 में ऑफ मियोसिस 1 और माइटोसिस के मेटाफेज में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आएंगे हम एनाफेज पे। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हमारे पास थे वो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, वो
ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम को लेकर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे होमोलोगस पेयर जो थे अब वो अलग हो चुके हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा, पूरी तरीके से हमारे क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो चुके होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें लिख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस हो गया हमारे पास में। उसके बाद में कुछ ऑर्गेनल्स जो गायब हुई थी वो सब क्या होंगी, वो सब रीअपियर कर जाएंगी। लेकिन क्या इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा? ये चीज़ हमने मेटाफेज में देखी थी, ये चीज़ हमने माइटोसिस में देखी थी कि वहाँ पे तो साइटोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा या नहीं ये बहुत सारे सेल टू सेल वेरी करता है। हो सकता है साइटोकाइनेसिस हो सकता है ना हो। इसके बाद क्या होगा, जब टीलोफेज कंप्लीट हुआ फिर हम आएंगे इंटरकाइनेसिस पे। व्हाट इज़ इंटरकाइनेसिस नाउ? इंटरकाइनेसिस जो होता है वो आपके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के टाइम गैप को कहते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? इंटरकाइनेसिस जो है हमारा वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के टाइम गैप को कहते हैं। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी कि बेसिकली यहाँ पे सेल मियोसिस 1 से होकर निकला होता है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर मियोसिस 2। ठीक है, इंटरकाइनेसिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम होती है माइटोसिस के। ठीक है, तो मियोसिस 2 की अगर हम बात करेंगे वो माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर होती है। तो अगर आप मियोसिस 2 को समझना चाहते हो तो आप माइटोसिस के लेक्चर को भी देख सकते हो, क्योंकि मियोसिस 2 इज़ जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।